जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पीएससी के पीवाईक्यू पे। थ्योरी बहुत पढ़ ली है, आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। थ्योरी में कितना हमें याद है, तो ये सारे क्वेश्चंस एमपीपीएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन स्टेट पीसीएस एग्जाम में, मतलब जो राज्य सेवा परीक्षा होती है उसमें नहीं आए हैं। ठीक है, स्टेट सर्विस एग्जाम में सारे क्वेश्चन पर नहीं है, पर कुछ कुछ मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से लिए हैं। बाकी उसके एमपीएससी द्वारा जो अलग अलग एग्जाम होते हैं ना, वहां से मैंने लिए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि हमारे निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा जैव विविधता तप्त स्थल है या कहलाता है। तो देखिए इसका आंसर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट हमारे देश में 4 जैव विविधता स्थल होते हैं। तो कौन कौन से हैं, देखो एक तो है आपका ये पश्चिमी घाट, फिर है आपका हिमालयन क्षेत्र, फिर आपका ये अकरान यूमा वाला क्षेत्र, और उसके बाद आपका सुमात्रा। यहाँ इसको मतलब ये अंडमान निकोबार सुमात्रा जैव विविधता क्षेत्र में आता है। तो ये 4 जैव विविधता क्षेत्र, इंडो बर्मा भी कह सकते हैं उसको, ये आते हैं इसमें। वायु की गति का मापन किससे किया जाता है। तो वायु की गति का मापन किया जाता है आपका एनीमोमीटर से। ठीक है, एनीमोमीटर ये आपने कई ऑफिसेस या कई बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जिनको देखा होगा, वहां पर ये एनीमोमीटर लगा होता है। अब कैसे देखते हैं, आप में से जिन जिन लोगों ने परमाणु मूवी देखी होगी, तो जब लास्ट में परमाणु परीक्षण होता है ना, तो जॉन इब्राहिम वहां बोलता है हवा को देख के वो एक चक्की सी घूमती है, उसी को एनीमोमीटर कहते हैं। मैं दिखाऊंगा अभी आपको कैसा होता है। तो एनीमोमीटर इस तरीके से होता है, यह देख पा रहे होंगे। इस प्रकार का परमाणु में एक यंत्र था जिसको देख के वो बोलता है कि हम परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी विंड का डायरेक्शन पाकिस्तान की तरफ है। बाई चांस अगर रेडिएशन लीक होता है तो वो पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा, इस वजह से। ठीक है, तो ये ऑफिस में होता है। इसका एक सस्ता सॉल्यूशन भी होता है कि एक रिंग कपड़ा होता है, उसको हवा में ऊपर एक रिंग टाइप के, वो हुक टाइप का होता है, रिंग टाइप का एक सरिया होता है जिसमें रिंग बनी होती है, उसमें कपड़ा लपेट देते हैं और वो हवा की डायरेक्शन के हिसाब से ऑटोमेटिक घूमता रहता है। तो ये उसका सस्ता सॉल्यूशन भी होता है। अब आते हैं ऑप्शन से वापस। ठीक है, बैरोमीटर का काम क्या होता है। बैरोमीटर का काम होता है वायु दाब मापने के लिए। ठीक है, ये क्या काम करता है, वायु दाब के लिए, वायु दाब मापने के लिए। हाइड्रोमीटर इसका काम होता है आर्द्रता के लिए, ये आर्द्रता मापने का काम करता है। ठीक है, अब है एनीमोमीटर हो गया अधिकतर। थर्मामीटर इसका तो सबको पता ही है, ये तापमापी है, तापमापी, तापमान को मापने। अगला है दक्षिण पूर्वी एशिया की सीमा पर मीकोंग रिवर बहती है, ये किस देश से नहीं गुजरती। देखिए क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें तो क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिएगा कि वो कहाँ पे हाँ पूछ रहा है, कहाँ पे नहीं पूछ रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है कि हम इतने जोश में होते हैं कि हमें ये नहीं वर्ड दिखते ही नहीं है और हम सीधा आंसर करके आ जाते हैं। बाद में घर जाने पर पता चलता है अरे ये तो नहीं था। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है किस से नहीं गुजरती है ये। तो देखिए कंबोडिया से गुजरती है, वियतनाम से गुजरती है, लाओस से गुजरती है। किससे नहीं गुजरती, बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश से नहीं गुजरती। अब इसको हम समझेंगे मैप के द्वारा। मीकोंग रिवर निकलती है चाइना से, ये देखो, ये देख रहे हो, यहाँ से ये चाइना से तिब्बत के बिहार से निकलती है। यहाँ पे हमारा इंडिया है और इंडिया के अंदर नहीं जाती, इसलिए ध्यान रखना ये इंडिया से बाहर है। फिर ये म्यांमार में जाती है, ठीक, और यहाँ पे लाओस में जाती है। ठीक, यहाँ पे ये मीकोंग रिवर वियतनाम में भी जाती है, नीचे थाईलैंड में भी जाती है और यहाँ पे कंबोडिया में जाती है। तो ऑटोमेटिकली ये सारे देशों से निकलती है इंडिया को छोड़ के। ठीक है, अब आते हैं एटलस पर्वत कहाँ पे है। एटलस पर्वत कहाँ पे है, तो अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। आपका आंसर होना चाहिए अफ्रीका।
एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में भी कहां पे? अफ्रीका में जहां मोरक्को है, यानी अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में। तो ये आप मोरक्को देश है यहाँ पे, और ये जो पूरा आप यहाँ से देख रहे होगे नीचे मार्टिनिया से लेके ऊपर तक यहाँ ये अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया के पास, ठीक है, यहाँ तक ये पूरा ट्यूनिसिया तक भी फैला हुआ है वो, तो वहां तक एटलस पर्वत फैला हुआ है। सुंदर सुंदरवन में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देखिए सुंदरवन कहाँ पे है? देखिए सुंदरवन एक तो है आपका गंगा यमुना के डेल्टा पर, दूसरा समुद्र के पास उसकी स्थिति है, तो इसलिए वहां पे ज्वारीय वन पाए जाते हैं, ठीक है, तटीय और ज्वारीय वन यहाँ पे पाए जाते हैं। ये देखते कैसे हैं? एक सुंदरवन नाम की मूवी आई थी, चाहो तो वो भी देख सकते हो, वहां पे आपको सुंदरवन के बारे में अच्छे से सुंदरवन की ही वहां पे सीन दिखाई देंगे। कुछ इस प्रकार की मैक्रो वहां पाए जाते हैं। देखो ये आपस में एक दूसरे से बुथे हुए हैं। अगला प्रश्न है 90 ईस्ट रिज या 90 डिग्री ईस्ट रिज ये किस महासागर में स्थित है? तो देखिए 90 डिग्री ईस्ट रिज जो है वो आपकी है इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में। अब ये आप कहां देखोगे? तो 90 डिग्री ईस्ट रिज, ये देखो ये हमारा प्यारा भारत, ये लाइन मैंने प्रशांत धवन सर से कॉपी की है, कॉपीराइट मिल सकता है, ठीक है। ये है 90 डिग्री ईस्ट रिज। अब इसका नाम 90 डिग्री रखने का कारण क्या है? 90 डिग्री ईस्ट, ठीक है, कारण क्या है? इस रिज के ऊपर से 90 डिग्री देशांतर गुजरती है, 90 डिग्री देशांतर गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है? 90 डिग्री ईस्ट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, मजा आएगा आपको, क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आता है, मैराथन है, एंजॉय करिएगा। एशिया में कौन सा देश स्थल यानी कि लैंडलॉक है? लैंडलॉक नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने बोला इस चीज का ध्यान रखना विशेष, क्वेश्चन में यहीं पे मार खाते हैं, जैसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो गए और वहीं पे आपको क्या होगा, आपको आ जाएगा जोश, और जोश के चक्कर में ये नहीं और हाँ भूल जाते हैं, तो वही होती है गड़बड़। तो उसमें क्या पूछा है कि निम्न ये देश जो देशों के नाम दिए हैं इनमें से कौन सा देश लैंडलॉक नहीं है? तो नेपाल लैंडलॉक है? हाँ सर बिल्कुल है। थाईलैंड है? सर बिल्कुल नहीं है। लाओस है? हाँ है। भूटान है? हाँ है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं लाओस पे। लाओस मतलब लाओस नॉर्थ ईस्ट एशिया का या ऐसे कह सकते हो, नॉर्थ ईस्ट तो नहीं कह सकते, हाँ साउथ ईस्ट एशिया, सॉरी साउथ ईस्ट एशिया का इकलौता देश है जो लैंडलॉक है, जो क्या है? लैंडलॉक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है सर ये लैंडलॉक क्या होता है? तो देखिए लैंडलॉक जो है वे ऐसे देश होते हैं जिनकी सीमा ना तो किसी, लैंडलॉक देश क्या ऐसे देश होते हैं जिनकी सीमा किसी सागर या महासागर से नहीं मिलती, यानी कि सीधा सा बात है, सीधी बात है कि उनके लिए कोई ओपन स्पेस नहीं होता, वो किसी न किसी देश के ऊपर डिपेंड होते हैं कि सर वो हमको थोड़ा रास्ता चाहिए था, अपने वो बाहर उनसे मिलने जाना है, तो यार हमको रास्ता दे दीजिए। तो लैंडलॉक देश ऐसे होते हैं, ठीक है। जैसे नेपाल है, नेपाल भारत और चाइना के बीच में है, तो अब उसको किसी से मिलना है, किसी देश पे जाना है, तो उसको चाहे बाय एयर जाए चाहे बाय लैंड जाए, उसको हर स्थिति में या तो इंडिया से बात करनी पड़ेगी या चाइना से बात करनी पड़ेगी कि सर वो हमें अमेरिका से मिलने जाना है, यूएन में मीटिंग है, तो थोड़ा सा हमें रास्ता चाहिए, ठीक है। सेम एयर के लिए भी होता है, तो इसलिए ठीक है, सेम यही स्थिति भूटान की है। यहाँ पे मैप देखो, ये हमारा प्यारा भारत है, ये आपका नेपाल है, ऊपर चाइना से, नीचे इंडिया से, भूटान, चाइना, इंडिया। अब आते हैं यहाँ पर, ये है थाईलैंड। थाईलैंड यहाँ पर देखो ये नीचे गल्फ ऑफ थाईलैंड से मिला हुआ है, इसलिए ये लैंडलॉक नहीं है। ये लाओस है,
यहाँ पे आप देखोगे इन पूरी कंट्रीज में ये बेचारा पूरा लैंडलॉक है। अगर इसको जाना होगा तो यहाँ पे वियतनाम से पूछना पड़ेगा, नीचे थाईलैंड से पूछना पड़ेगा, यहाँ म्यांमार से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो इसलिए ये लैंडलॉक है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में बताइए। बुंदेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस सर, बिल्कुल सही है। लाल पीली मिट्टी बहुत उर्वर होती है, उर्वरता अधिक होती है, नहीं सर ये गलत। मालवा के पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, हाँ सर ये बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, क्या ये बात सही है? हाँ सर ये सही है। तो अब इसने यहाँ तक हमने कर दिया। अब उसने पूछा है निम्न में से कौन से कथन सही है। तो अब हमारा आंसर क्या होगा? देखिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो दो जिसमें होगा वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप कौन सा बचा? डी ऑप्शन बचा हमारा सही, तो डी हमारा सही ऑप्शन होगा। अब हम इसी चीज को समझेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या बोला था? बुंदेलखंड में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो ये बुंदेलखंड है। ये बुंदेलखंड है और इस एरिया में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या था? मालवा के, ठीक है, मालवा में काली मिट्टी पाई जाती है, सही बात है, काली मिट्टी। अगला उसने पूछा था कि मध्य प्रदेश के, तीसरा स्टेटमेंट ये था, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो ये वाला जो सेक्शन है ये मध्य भारत का पठार, यहाँ पे पाई जाती है आपकी जलोढ़ मृदा। ठीक है, आगे आते हैं। मैग्नीज, मैग्नीज के बड़े भंडार किस जिले में पाए जाते हैं? तो मैग्नीज पाई जाती है आपकी बालाघाट में। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? मैंने बोला ना सही नहीं है, इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम हो जाता है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। सर्दियों में दक्षिणी भाग में तापमान ज्यादा होता है और उत्तरी भाग में तापमान कम होता है, अच्छी खासी ठंड पड़ती है, यहाँ तक कि पानी की पाइपलाइन भी फट जाती है, पानी भी बहुत ज्यादा हो सकता है, पानी के ऊपर बर्फ भी जम जाती है। अगला स्टेटमेंट है राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग, ठीक है, अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है, क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है ग्रीष्म ऋतु में गर्मियों के टाइम में मुरैना और दतिया जिलों में तापमान कम रहता है, ये स्टेटमेंट बहुत गलत है, बहुत ज्यादा ही गलत है, गलती से भी गलत है। ठीक है, इतना गलत है, यहाँ इतना अधिक टेम्परेचर होता है कि सामने वाला व्यक्ति सोचता है बाहर निकलने के लिए, निकले कि नहीं निकले, जो बहुत ज्यादा काम होता है तभी निकलते हैं, तो ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा गलत है, गलती से भी गलत है। अगला डी, सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। मध्य प्रदेश में मावठ की वर्षा होती है लेकिन ये कम कम होती है, इसलिए सामान्यतः पूरी सर्दी शुष्क हुई होती है। अब हम इन्हीं को दोबारा से समझेंगे। ठीक है, हमारा पहला स्टेटमेंट क्या था? पहला स्टेटमेंट ये था कि दक्षिणी भाग में गर्मी अधिक रहती है, तापमान अधिक रहता है उत्तरी भाग की तुलना में, तो जी हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि उस तरह सर्दियों में सूर्य कहाँ होता है? नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे तापमान अधिक होगा और ऊपर की तरफ तापमान कम होगा, तो जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो तापमान में क्या होगी? कमी आएगी। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ। अगला स्टेटमेंट क्या था? अगला स्टेटमेंट यह था कि मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो मध्य प्रदेश में जब मानसून आता है तो उसकी एंट्री भी कुछ इस प्रकार से होती है, तो इसलिए बालाघाट और उसके आसपास यानी पूर्वी मध्य प्रदेश ये वाला था,
यहाँ पे होती है किसकी खेती? चावल की खेती, ठीक है। और चावल के लिए कम से कम 100 सेंटीमीटर वर्षा होना जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा और विंध्याचल, ठीक है, ये पर्वत है, इनकी वजह से इस रीजन में बहुत अधिक वर्षा होती है, ठीक है। अब यहाँ दतिया वाला तो छोड़ दो, वहां बहुत गर्मी पड़ती है। अब आते हैं यहाँ पे, अगला है निम्नलिखित सूचियों में मिलाना है। सहायक नदी है और नदियां हैं। सहायक नदी कौन सी है? बेतवा, ये किसकी सहायक नदी है सर? क्षिप्रा किसकी सहायक है? वेनगंगा किसकी है? तवा किसकी है? ये नदियां हैं, ये इनकी सहायक नदियां हैं। तो देखो, क्षिप्रा जाएगी चंबल में, वेनगंगा जाएगी गोदावरी में, तवा जाएगी नर्मदा में, और बेतवा जाएगी यमुना में, ठीक है। तो हमारा ए का 2, ए का 2, बी का 1, ठीक है, सी का 4, ये वाला, ठीक है, सी का 4 और डी का 3, ये वाला। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये मध्य प्रदेश का मैप है। यहां से मऊ, मऊ इंदौर से निकलती है कौन सी नदी? चंबल, ठीक है, जाके ऊपर यमुना जी में मिल जाती है। यमुना नदी को हम ब्लू कलर से शो करेंगे, ठीक है, यमुना नदी, वाई, सी मतलब चंबल, ठीक है, ब्लू कलर, यहीं से काकरबंडी पहाड़ी है, वहां से निकलती है क्षिप्रा, क्षिप्रा को हम के से बताएंगे। अगला है बेतवा, बेतवा के लिए हम ले लेते हैं ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन। और यहाँ भोपाल के पास रायसेन से निकलती है बेतवा नदी, और ये इस प्रकार से बहती हुई आगे चंबल में मिल जाती है, ठीक है। चलिए आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। बहुत थोड़े सरल क्वेश्चन आते हैं, ये केवल अभी आपके लिए है, सरल है। मैं अभी, हाँ अभी ये जो क्वेश्चन है पुराने पीवाईक्यू है, अभी इसके बाद नए पीवाईक्यू भी लेके आऊंगा, ठीक है। तो किस चट्टान में कोयला, फैक्ट बहुत ज्यादा लग रहे होंगे, कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं, तो कौन सा होगा? आग्नेय, कायांतरित, नहीं, मुझे तो परतदार, अब सादी चट्टान लग रहा है, सेडिमेंट्री रॉक, अब सादी चट्टानों में पाई जाती है ना। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? क्या राजस्थान में है? नहीं। मध्य प्रदेश में? नहीं। उत्तराखंड? यस, उत्तराखंड में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? देखो, मध्य प्रदेश में एक कान्हा है, सतपुड़ा है, बांधवगढ़, ठीक है, उसके बाद पन्ना है आपका, फिर आपका है माधव नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं। राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान में आपके हैं एक मुकुंदरा है, मुकुंदा, ठीक है, रणथंभौर, रणथंभौर, ठीक है, ये भी है, और भी है बहुत सारे, ज्यादा लंबी नहीं करनी इसको। सारगर्भ सागर, सारगर्भ सागर कहाँ स्थित है? देखिए, सारगर्भ सागर उत्तरी उत्तरी अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक सी में स्थित है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है सारगर्भ सागर। सारगर्भ सागर यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम और अन्य जो धाराएं होती है, महासागर, ओशियन करंट होती हैं, उनके बीच में एक स्थिर क्षेत्र होता है जहां पर सारगर्भ नाम की एक घास पाई जाती है। उसी घास के नाम पर इसको सारगर्भ कहा जाता है, ठीक है। अब इस सागर के बारे में एक बात और कही जाती है कि ये बिना तट वाला सागर है, यानी कि हर सागर की अपने अपने तट होती है, कोस्ट लाइन होती है। इस बेचारे की तो कोस्ट लाइन भी नहीं है। अब ये दिखता कैसा है? अभी तक
ये दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है, ये पीले रंग की घास होती है। ठीक है, ये भाई साहब घूमने गए थे वहां पे, इन भाई साहब की कृपा से हमको ये फोटो भी मिल गई। ये इस तरीके की घास होती है जो बीच अटलांटिक ओशन में पाई जाती है, पीले रंग की घास होती है, उसको सारगेसन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक और युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? ठीक है, तो आपका सही आंसर होना चाहिए सुएज नहर। ठीक है, सुएज नहर क्यों? अब प्रश्न ये भी आता है सुएज नहर क्यों? क्या पाक जल डमरू इसका उत्तर नहीं होना चाहिए? क्या मलक्का नहीं होना चाहिए? पनामा नहीं होना चाहिए? देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि उस जगह से कौन सी चीज कितनी या वहां से कितना ट्रेड हो रहा है, उसका महत्व अमेरिका के लिए कितना है। देखो सीधी सी बात है, अमेरिका के लिए कितना महत्व है। ठीक है, बाकी सब ठीक है, अमेरिका के लिए उसके अगर इंटरेस्ट जहां है वो चीज युद्ध रणनीतिक हो जाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ये है सुएज नहर। ठीक है, सुएज नहर, यहां तक पॉइंट है। ये है आपका पाक जलडमरू। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे ये है आपका मलक्का, ये आपका मलक्का हो गई। ठीक है, पनामा इसमें दी नहीं, मतलब पनामा इस मैप में नहीं है, पनामा है वहां दोनों अमेरिका जहां मिलते हैं, पनामा सिटी, पनामा जो देश है वहां पे पनामा है। सुएज नहर इन सभी की अपेक्षा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुएज नहर ही अभी प्रेजेंट टाइम में वो एक ऐसी लाइन है या ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम हजारों किलोमीटर की दूरी को कम कर सकते हैं। आप सभी को अगर याद हो, लॉकडाउन के समय में एक चाइना का जहाज सुएज नहर में फंस गया था। कैसे फंसा था? मान लीजिए ये सुएज नहर, ठीक है, और वो फंसा कैसा था? फंसा था कोई ऐसा, जहाज कुछ इस कंडीशन में आके फंस गया इस तरीके से, तो सुएज नहर हो गई थी ब्लॉक। और ये ब्लॉकेज चला था 3 या 4 दिन। 3-4 दिन में पूरी अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो गई थी, धीरे धीरे मार्केट में प्राइस बढ़ना शुरू होने लगे थे। ठीक है, इसलिए सुएज नहर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज आना जाना, कोई भी चीज। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, अभी जैसे युद्ध चल रहा है ईरान अमेरिका का, तो वहां पे ईरान ने क्या किया है, ये वाला पॉइंट को चौक कर रखा है कि भाई पेट्रोल डीजल, तो पेट्रोल डीजल में कमी या उसमें पेट्रोल डीजल के भाव में धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। पैसे बढ़ गए ना डीजल और पेट्रोल के, तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ से आपूर्ति नहीं हो पा रही है भारत में। ठीक, यही बात। अब आते हैं यहाँ पर मलक्का। मलक्का को क्यों भाई नहीं मानते? मलक्का को इसलिए नहीं मानते क्योंकि अभी मलक्का स्टेट से अमेरिका का कोई इंटरेस्ट है नहीं। जिस दिन हो जाएगा उस दिन वो भी हो जाएगा, लेकिन ये हमारे लिए है क्योंकि हम यहाँ से चाइना को ब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट, नवीन बलित पर्वत नहीं है, इसको ध्यान रखना। कौन नहीं है? रॉकीज है, हिमालय है, अल्पस है, सियारा नेवादा नहीं है। सियारा नेवादा एक कैसा है? ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं? ब्लॉक पर्वत ऐसे पर्वत होते हैं जब दो पर्वत आपस में टकरा के बीच का हिस्सा ऊपर से उठ जाता है। घास के मैदान के बारे में बात करते हैं। स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? प्रेरीज कहाँ पाई जाती है? प्रेरीज कहाँ होते हैं? डाउन्स कहाँ होते हैं? तो देखिए भाई, स्टेपीज के जो मैदान है ये पाए जाते हैं आपके कहाँ पे? रूस में, पूर्वी रूस में। ठीक है, प्रेरीज के मैदान होते हैं यूएस में। वेल्स ये आपके पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स, सॉरी, वेल्स के मैदान पाए जाते हैं आपके अफ्रीका में, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। अब हम इनको एक बार मैप पे भी देख लेंगे। ये हमारा वर्ल्ड मैप है, तो यहां पे जो मैदान पाए जाते हैं इनको क्या कहते हैं? प्रेरी के मैदान। यहां पे जो मैदान पाए जाते हैं इनको क्या कहते हैं?
स्टेरीज के मैदान, यहाँ पर साउथ अमेरिका यहाँ पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, वेल्ड या वेल्ड्स। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, डाउन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किसको विभक्त करती है, किन दो देशों के बीच में है। तो देखो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच, इसकी स्थापना हुई थी 1914 में। अंग्रेजों ने तिब्बत की, उस समय तिब्बत था, उनके साथ संधि करी थी, और संधि करने के बाद अंग्रेजों ने कहा कि देखो ये मैकमोहन स्टार है, इनके ही नाम पर हम एक लाइन खींचते हैं और ये मैकमोहन रेखा कहलाएगी। तिब्बतन बेचारे जो लोग थे, सीधे साधे लोग थे, उन्होंने कहा जी सर आपने जो कहा वो हम मानेंगे। ठीक है। और तब से लेके 1947 तक, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ, मैकमोहन रेखा बनी रही। फिर हुई भारत की आजादी, चाइना ने कहा हम इसको नहीं मानते, तो चाइना इस रेखा को नहीं मानता। ठीक है, वो कहता तो उनके साथ नहीं थी, अंग्रेजों के साथ, हमारा उससे कोई लेन देन नहीं है। ठीक है। अब आते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में। पाकिस्तान और भारत के बीच में है रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन है। और ये एक महान व्यक्ति थे जिनको भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनको अंग्रेजों ने पहुंचाया कि सर ये हमने पहले से ही सीक्रेट दस्तावेज बना रखे हैं, आपको तो बस इसके अपने नाम के साइन करने हैं, तो आप इस पर कर देना। तो मिस्टर रेड क्लिफ है ना, इनके नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच में है। फिर आती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसी जमाने में ये भारत की भी थी, और ये रेखा, इसका नाम है ड्यूरन रेखा। ठीक है। अब इस रेखा की कहानी ये है, इस रेखा के साथ ये पंगा है कि अफगानिस्तान कहता है हम इसको नहीं मानते, क्योंकि ये अंग्रेजों ने रखी थी ना, हमने नहीं रखी थी, हमारी तो बात हमें ऊपर तो थोपी गई है। तो ये पूरी कहानी समझ में आ गई यहां तक। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होते हैं, यानी किस बेल्ट में सर्वाधिक होते हैं। तो आपका आंसर है परिप्रशांत पेटी, यानी कि ये वाला। ठीक है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर, ये वाली। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे ज्वालामुखी है ऊपर से लेकर यहाँ तक, इसलिए इसको रिंग, एक तरह से रिंग क्रिएट होती है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है। अब इसमें मध्य, इन लोगों के भी नाम लिए गए हैं, जैसे ये वाली है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक, और अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। अब इन तीनों को भी हम वर्ल्ड मैप पे देखते हैं। तो पहले है मध्य महाद्वीपीय पेटी। ठीक है, मध्य महाद्वीपीय पेटी, ये वाली पेटी, ये वाला ये मध्य महाद्वीपीय पेटी, ये आती है, ये इंडिया से होती हुई बाद में ये इसमें ही जाके मिल जाती है, इस तरीके से ऐसे जाके इस तरीके से आगे जाके रिंग ऑफ फायर में जाके ही मिल जाती है। ठीक है। अब है अगला है आपका कौन, तो अगली है आपकी मध्य अटलांटिक पेटी, मिड ओशियानिक रिज। तो ये मिड ओशियानिक रिज इस प्रकार से अटलांटिक महासागर में, या ये रिज सभी महासागरों के अंदर है, इस प्रकार से फैली हुई है। ओके। अब अगला पॉइंट है आपका अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, यानी कि हम हॉट स्पॉट की बात कर रहे हैं। हॉट स्पॉट दुनिया में अभी तक 2 हॉट स्पॉट जो है ये पकड़े गए हैं, या इनके बारे में जानकारी मिली है। तो एक हॉट स्पॉट यहाँ पे है अफ्रीका के पास, रियूनियन आइलैंड के पास, और दूसरा ये स्टार अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा, हवाई आइलैंड, एक हवाई आइलैंड पे है। अगर आप इस मैप में तो हो सकता है अच्छे से ना देखे, कभी जब हवाई आइलैंड को आप देखोगे ना, तो हवाई आइलैंड में आप जब देखोगे तो वहां पे आपको कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये हवाई आइलैंड है, और यहाँ से कुछ एक यहाँ पे होगा, ये बड़े इसको बड़ा, ये हवाई आइलैंड है। ठीक है। फिर इस प्रकार से
कुछ इस प्रकार से आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो वो भी एक हॉटस्पॉट है। अगला है मराकित श्रेणी। मराकित श्रेणी किससे संबंधित है? मराकित श्रेणी आपका देखो आइस से संबंधित है। ये अमेरिका के मिशिगन स्टेट में है, ठीक है। अगला, कैस्पियन सागर से कौन सा देश सीमा नहीं बनाता? कैस्पियन सागर, अच्छा एक चीज ध्यान रखो, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ो तो कोई भी सागर, जैसे कैस्पियन सागर हो गया, ब्लैक सी हो गया, इनके तट के आसपास कौन कौन से देश हैं इनके नाम जरूर याद रखिएगा। कोई बड़ा इवेंट होता है और किसी उस सागर का नाम आता है या कोई सी ओशन का नाम आता है, तो उसके आसपास के देशों का नाम जरूर याद रखिएगा। क्लियर रहेगा? कौन है? अजरबैजान है भाई, है। ईरान है, हाँ है। कजाकिस्तान है। ईरान के साथ वो बॉर्डर नहीं लगाता। ये है कैस्पियन सागर। कौन कौन है? रसिया, ठीक, अजरबैजान यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद ये नीचे की तरफ ईरान है, यहाँ पे इसका नाम दब गया बेचारे का। ईरान में ही एक चीज याद रखना, इसी कैस्पियन सागर में ईरान के तट पर, मतलब ईरान में कैस्पियन सागर के तट पर एक रामसर करके जगह है। उसी जगह पर 2 फरवरी को, ठीक है, जो 2 फरवरी है उसी जगह पे वो कौन सा है, बड़े अच्छा है, ये जो अपनी वाटर बॉडी होती है जिनके 6 सेंटीमीटर से नीचे की हाइट होती है, मतलब उन्हें पानी कम होता है, 6 मीटर से कम पानी होता है, उनको, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा नाम है, दलदलीय भूमि होती है, अभी एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। वो रामसर साइट जो सम्मेलन कॉप होता है रामसर का, वो यहीं पे कैस्पियन सागर में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान ये भी है, और कजाकिस्तान। नाम याद आएगा तो मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, कयार क्या है भाई? कयार केरल में एक लैंगून है। लैंगून क्या होती है? लैंगून वे झीलें होती हैं जो समुद्र के पानी, जिसमें समुद्र का पानी भरा होता है, लेकिन वो बाद में समुद्र के लाइक सेडिमेंट से ब्लॉक हो जाती हैं, और उसको क्या कहते हैं? लैंगून। जैसे हमारी एक लेक है चिल्का, कहां पे है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा मैच करना है? कैनियन नदियों द्वारा बनते हैं, यस सर बिल्कुल सही है, कैनियन नदियों द्वारा बनते हैं। ज्यूजन वायु द्वारा बनते हैं, यस सर। क्या इंसेलबर्ग हिमनद द्वारा बनते हैं? नहीं सर, मोरेन हिमनद द्वारा बनते हैं, यस सर। अब मैं आपको कैनियन, ज्यूजन, इंसेलबर्ग, मोरेन इनके दर्शन कराऊंगा। चार में मुझे एक एक लाइन चाहिए, ठीक है। ये है, दर्शन करिए इनका। ये है इंसेलबर्ग, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है इंसेलबर्ग। ये है कैनियन, आप देख सकते हो यहाँ पे नदी दिख रही होगी आपको, ठीक है। ये है ज्यूजन, ये बिल्कुल जहाज की तरह दिखाई देता है। ये बनता इसलिए है क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ हार्ड रॉक है, नीचे की तरफ सॉफ्ट रॉक है, और होता क्या है, एयर की जो दिशा होती है, हवा का बहाव होता है, वो बिल्कुल इसके समानांतर होता है, तो इस वजह से कुछ इस प्रकार की स्थलाकृति या टोपोग्राफी बनती है। ये है मोरेन। मोरेन क्या होती है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बर्फ के बीच में आपको थोड़ा थोड़ा मिट्टी दिख रही होगी, इसको मोरेन कहते हैं। चढ़ावे में एक एक लाइक चाहिए और कमेंट। सही सुमेलित कीजिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। मैंने बोला ना, नहीं और है, इसका ध्यान रखना है, नहीं रखोगे तो समस्या आ जाएगी। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है? जी सर। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है? नहीं सर। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है? यस सर। पालघाट केरल में? यस सर। तो मिस्टर नाथुला कहां पे है? नाथुला है सिक्किम में, ठीक है। नाथुला कहां पे है? सिक्किम में। यहाँ से हमारी कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, ये यहाँ से बस वगैरह से भी जा सकते हो। बेचारे 1962 से बंद था, अभी इसको स्टार्ट किया है कुछ साल पहले। स्ट्राम्बोली है, क्या है?
स्ट्रोम्बोली एक जागृत ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी का लाइट हाउस कहा जाता है। ये कहाँ पे है? सिसिली द्वीप में। अगर भूमध्य सागर में भी अंदर जाएंगे तो ये टेरियन सागर है, वहां पे स्थित है। समप्राय मैदान या पेनी प्लेन्स क्या होते हैं भाई? पेनी प्लेन्स किससे संबंधित है? तो ये नदियों से संबंधित है। देखिए नदी दो प्रकार के मैदान बनाती है। एक तो जड़ोल मैदान होते हैं जो निक्षेपण से बनते हैं, यानी कि डिपॉजिट से बनते हैं। पेनी प्लेन जो बनते हैं वो अपरदन से बनते हैं। तो नदी अपरदन द्वारा इसका निर्माण करती है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति आपकी पाई जाती है नीलगिरी पर्वत पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है? क्या अरावली है? नहीं, नहीं अरावली। सतपुड़ा है? नहीं है सतपुड़ा। अजंता है? हाँ बिल्कुल है। सह्याद्री है? नहीं है। अब हम इनको देखेंगे मैप पे। ये है मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हो अरावली पर्वत कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है, इन राज्यों में अरावली पर्वत फैला हुआ है या विस्तृत है। ये है सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, सतपुड़ा। इस बेचारे ने यहाँ पे, ये गुजरात है, तो ये छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है और गुजरात में, ये गुजरात तक जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका, ये है आपका वेस्टर्न घाट नीले कलर का, ये गुजरात में भी है और इसका महाराष्ट्र में है, गोवा में भी है, गोवा में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यहां तक इसका विस्तार है। लेकिन बेचारी एक हमारी अजंता है, अजंता एलोरा की पहाड़ी, इतिहास वाले बताएंगे कि यहाँ पे क्या है अजंता एलोरा में, जिन्होंने इतिहास पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो मुझे नहीं बताना। तो अजंता की पहाड़ियों में किस प्रकार के चित्र है और किन किन धर्मों से संबंधित है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हो गया। तो केवल अजंता की पहाड़ी ही ऐसी है जो केवल एक राज्य में स्थित है। अब यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी चीज बताता हूँ। दिल्ली में हमारे देश का जो राष्ट्रपति भवन है वो अरावली पर्वत पर ही बना है। कभी क्वेश्चन पूछ ले, ध्यान रखना। राष्ट्रपति भवन का एक नाम क्या है? रॉय सीना हिल्स, ठीक, रॉय सीना हिल्स। अगर आपको ध्यान हो तो रॉय सीना डायलॉग होता है, करंट अफेयर पढ़ा होगा, जहाँ पे कई बार विदेश से लोगों को बुलाया जाता है, विदेश के राजनेताओं को, तो वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, रॉय सीना डायलॉग। तो रॉय सीना की जो पहाड़ी है वास्तव में दिल्ली में अरावली को रॉय सीना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रॉय सीना हिल्स पर हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? सब बांग्लादेश की है, बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा है। यहाँ पे आपके लिए मैंने ये सारे नंबर्स लगा दिए हैं, कौन किसके साथ कितने दूरी बनाए रखता है। बांग्लादेश लगभग 4096 किलोमीटर की दूरी, मतलब लंबी सीमा रखता है। दूसरे नंबर पर चाइना है 3488 किलोमीटर की। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर का। चौथे नंबर पर नेपाल है। पांचवें पे हमारा म्यांमार है। छठवें पे हमारा भूटान है और सातवें पे बेचारा हमारा अफगानिस्तान है। नेक्स्ट, राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें से कौन सा राज्य बड़ा है, कौन सा राज्य छोटा है, ये हमको बताना है। तो देखिए सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। उसके बाद आपका कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? फिर है महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे, फर्स्ट, ठीक है, सेकंड नंबर। थर्ड पे है तमिलनाडु, ठीक है, और फोर्थ पे है आपका कर्नाटक। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपका अन्नाई मुडी, ठीक है, अन्नाई मुडी, ये साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। दोधा बेटा ये आपकी नीलगिरी की है, ठीक है, नीलगिरी पर्वत है, ये उसकी सबसे ऊंची चोटी है।
गुरु शिखर ये आपकी अरावली की है, अरावली की है। और महेंद्रगिरी ये आपकी है पूर्वी घाट की, ये आपकी पूर्वी घाट की है। नेक्स्ट आते हैं, किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है या ज्वालामुखी से हुआ है? आपका आंसर है बैरन। बैरन द्वीप जो है वो ज्वालामुखी से उत्पन्न हुआ है। क्या आपने दर्शन किए हैं? इसमें भी मुझे कमेंट चाहिए, लाइक चाहिए दक्षिणा के रूप में। तो देखिए ये हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है बैरन द्वीप यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे इसका सैटेलाइट व्यू है बैरन द्वीप का। फिर ये है वो वोल्केनो जैसे हम देखना चाह रहे थे, ठीक है। कई बार थोड़ा बहुत इसमें एक्टिविटी देखने को मिलती है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? लद्दाख और जांस्कर नहीं सर, बृहद हिमालय जांस्कर नहीं सर, काराकोरम लद्दाख नहीं सर, बृहद हिमालय और पीर पंजाल, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच हमारी कश्मीर घाटी स्थित है। तो इन पर देखिए ये ग्रेट हिमालय है और ये है आपका पीर पंजाल। पीर पंजाल किसका पार्ट है? पीर पंजाल पार्ट है, पीर पंजाल पार्ट है आपका लघु हिमालय का, ठीक है, या लेजर हिमालय इसका पार्ट है, ठीक है। इसके बीच में हमारी ये कश्मीर वैली स्थित है। चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, बताइए किस का है? पूर्ववर्ती सीमा का, अपशिष्ट सीमा का, परवर्ती सीमा का या अध्यारोपित सीमा का? कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिएगा। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। किया कि नहीं किया? तो अध्यारोपित सीमा का आंसर है आपका अध्यारोपित सीमा का। अध्यारोपित सीमा क्या होती है? देखिए अध्यारोपित सीमा होती है, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बनी हुई सीमा नहीं है, प्राकृतिक रूप से कोई सीमा नहीं बनाई गई है, ये सीमा इंसानों ने बनाई है। अध्यारोपित यानी उसको इम्पोज किया गया है, इसलिए ये कैसी है? अध्यारोपित, सुप्रीम इम्पोज्ड। नेक्स्ट, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है या स्थित है? ठीक है, जियो थर्मल एनर्जी से ये संबंधित है। कहां पे होगा भाई? अंदाजा लगाओ। आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण नामक एक जगह है, वहां पर एक हॉट स्प्रिंग है और उस हॉट स्प्रिंग का पानी यूज करके हम लगभग 5 मेगावाट, ठीक है, 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं। यहां पे क्या है? हॉट स्प्रिंग भी है यहीं पे, हॉट स्प्रिंग। अगला, मध्य प्रदेश में उत्खात भूमि या वेटलैंड परिणाम है किसका? ये है अवनाल का अपर्दन। चंबल के बीहड़ की बात की जा रही है। ये देखो बीहड़ कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई कोई आदमी पूरा का पूरा आदमी गलियों की तरह घूम के आ सकता है, इसमें चला जाए तो खो जाएगा बेचारा। यह है चंबल के बीहड़। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? क्या नागार्जुन सागर है? नहीं। राणा प्रताप सागर? यस सर, सही है। विंध्य सागर नहीं है, दियन नहीं है। नागार्जुन सागर जो है ये आपका कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर रिहंद, ये एक रिहंद नदी है सोन की सहायक, ये उस पर बना हुआ है। राणा प्रताप सागर ये कोटा के पास है, कोटा शहर है राजस्थान में, वहीं पे है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण इसका निर्माण हुआ था 1985 में। देखो जो क्वेश्चन में कुछ बताने लायक नहीं है मैं वहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा। निम्नलिखित में से कहां पर सबसे बड़ा पोत या प्रांगण या
शिपयार्ड है वो है आपका कोची या कोचिन। कोची में सबसे बड़ा शिपयार्ड है। नेक्स्ट, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली केरल में स्थित है और केरल में ही साइलेंट वैली स्थित है। ठीक, क्या पॉइंट था? साइलेंट वैली केरल में स्थित है और केरल में ही साइलेंट वैली स्थित है। वाह। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसको जोड़ती है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। क्या ये सही है? दिल्ली, झांसी, बेंगलोर, कन्याकुमारी को। श्रीनगर, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता को। पोरबंदर, बेंगलुरु, कोलकाता, कानपुर को। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, भारत के 4 बड़े महानगरों को ये जोड़ती है। यहां पर अगर आप देखोगे ये हमारी दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली। यहां पे आ जाओ तो ये हमारी मुंबई है, यहाँ पे हमारी चेन्नई है, यहाँ पे हमारा कोलकाता है, और इस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? मतलब वह स्रोत जो हमारी यूज करने के बाद भी हमको मिलता रहे। कौन सा है भाई ऐसा स्रोत? तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? कोयला। क्या कोयला हम खत्म कर देंगे तो हमको दोबारा मिल जाएगा? अभी तो मिल जाएगा, लेकिन जब पूरा खत्म कर देंगे उसके बाद कहां से लेके आएंगे? तो ये नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा, क्या ये है? ये भी नहीं है, क्योंकि यूरेनियम भी तो एक टाइम पे खत्म होगा। अगर पूरा निकाल लोगे तो वो भी तो खत्म हो जाएगा ना, इसलिए। पेट्रोल, पेट्रोल भी नहीं है। सौर ऊर्जा, भाई सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा कितनी भी यूज करते रहो, हम पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी लेकिन सौर ऊर्जा बनी रहेगी। ठीक है, अब ये मत कहना सर वो तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है और फिर वो खत्म हो जाता है, तो वो भी तो खत्म होगी ना। आग भी जितना रहती वो होनी चाहिए, सीधी सी बात। कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है, या सॉरी नहीं है, देखो मैंने भी नहीं दिया। कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? नहीं है। कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम। यूरेनियम एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक, ओजोन छिद्र का कारण क्या है? ओजोन छिद्र का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब यहाँ पे बात करते हैं ओजोन छिद्र में क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जब ओजोन हम लोग फ्रिज वगैरह, मतलब जो पुराने शुरुआती फ्रिज थे उनमें इसका यूज किया जाता था फ्रिज को ठंडा रखने के लिए, और उस फ्रिज से ये गैस निकलती थी जो बाद में जाती थी और ओजोन के जो कण हैं उनको तोड़ती थी। इससे ओजोन का ह्रास होता था, यानी ओजोन परत की मोटाई में कमी आती थी। इसको ही हम ओजोन छिद्र कहते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में सबसे कम जनगणना घनत्व दर्ज किया गया था? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो घनत्व है वो है 17। उसके बाद से नहीं आते मेरे 4 क्लास में बात हुई। अब जो यही स्वागत है। तो अरुणाचल प्रदेश का घनत्व है 17 किलोमीटर, 17 पर किलोमीटर। इसका मतलब क्या है? यानी कि अरुणाचल प्रदेश में हर 1 किलोमीटर के अंदर 17 लोग रहते हैं। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी है आपकी नर्मदा की सहायक नदी। ये तो आपके लिए क्या हो गया? बोनस हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट, सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ मध्य प्रदेश की इनमें से किस में स्थित है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ आपकी है मेघालय में। सही क्या है? नहीं, महादेव पहाड़ी में, महादेव हिल्स में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। भेड़ाघाट,
कौन सा जलप्रपात भेड़ाघाट में कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार। ठीक है, ये जो सारे जलप्रपात है ना, इसमें से दूधधारा, कपिलधारा, ये सारे के सारे नर्मदा नदी पर हैं। अब आपको ये बताना है कि धुआंधार जलप्रपात या भेड़ाघाट किस जिले में आता है, किस जिले में स्थित है एमपी के? मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी, ये कहां पे आती है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन ये आपका आता है महादेव पर्वत, महादेव श्रेणी में, और यहीं पर यानी इसी पचमढ़ी में ही धूपगढ़ स्थित है। ठीक है, लोग धूपगढ़ में क्या देखने जाते हैं? या तो धूपगढ़ में ठंडक बहुत, सॉरी धूपगढ़ नहीं, पचमढ़ी बहुत अच्छा स्टेशन है और वहां पे घूमने फिरने के लिए बहुत जगह है। अभी चूंकि बरसात आने वाली है तो और बहुत सारे झरने, हरियाली वगैरह भी वहां पे हो जाएगी। और धूपगढ़ जो सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की, वहां पे लोग सुबह 4 बजे ट्रैकिंग करके जाते हैं और सनराइज देखने के लिए जाते हैं। एक संस्मरण है, मैंने उसको हिंदी की किताब में पढ़ा था। जो राइटर थे यानी जो लेखक हैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसमें मतलब कहानी ये थी कि वो पचमढ़ी जाते हैं और पचमढ़ी जाने के बाद तो वो क्या करते हैं, वहां पे पचमढ़ी जाने के बाद वो धूपगढ़ जाते हैं। धूपगढ़ में तो सुबह मतलब अपनी पूरी कहानी सुनाते, जर्नी सुनाते कि हम सुबह 4 बजे उठे, 2 बजे उठे और उसके बाद हमने नहाया, फ्रेश होकर नहाया वगैरह, फिर हमने अपना तैयार वगैरह हुए और फिर हम धूपगढ़ की चोटी के लिए चढ़े। तब हम सुबह 4 बजे के लगभग ऊपर चोटी पर पहुंचे, फिर हमने सूर्योदय का होने का इंतजार किया और इस तरह हमने उस सूर्य को देखा और एक मेरे अंदर अलग प्रकार की एनर्जी का विकास हुआ। तो ये वो कहानी है, कभी मिले तो पढ़ लेना, बड़ी अच्छी कहानी। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? क्या वो बुंदेलखंड में है? नहीं। बुंदेलखंड में है? नहीं। मध्य भारत के पठार में है? सही। ठीक है, विंध्य का गाड़ी प्रदेश में नहीं आती है। इसको हम कैसे समझेंगे? ये आपके लिए मध्य प्रदेश का मैप है, ये है मध्य भारत का पठार और ये है आपकी चंबल घाटी। ओके, समझ में आया? इसके अलावा आप इसमें से एक ज्ञान और प्राप्त कर सकते हैं, एक सीख ले सकते हैं, मालवा का पठार कहाँ है, विंध्याचल पर्वत कहाँ है, नर्मदा सोन घाटी कहाँ है। मतलब इस मैप का यूज आप अपने रिवीजन के लिए भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? कैसी है मध्य प्रदेश की जलवायु? मानसूनी प्रकार की है। ग्रेट बैरियर रीफ ये कहां पे है? प्रशांत महासागर में? यस, बिल्कुल प्रशांत महासागर में। ठीक है, गलती से हिंद महासागर में ना आ जाना चाहिए। देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट जैसा है, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट है, वहां पर ग्रेट बैरियर रीफ है। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये पूरा, ये आपका ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, और ये आता किसमें है? ये आता है आपका कोरल सी में। कोरल सी, इसको कोरल सी बोलते हैं, इसकी उसमें ही आता। अल्फा अल्फा क्या है? अल्फा अल्फा मैथ का क्वेश्चन नहीं है ना, वायर फिजिक्स का है। अल्फा अल्फा एक घास है जो कि कहां पाई जाती है? जो कि एक पाई जाती है अर्जेंटीना में, जहां पे साउथ अमेरिका में जो पंपास के मैदान है वहां पे ये उगाई जाती है। बहुत पोषक वाली घास होती है जो जानवरों को खिलाई जाती है, बाद में जानवर पोषक युक्त हमें दूध देते हैं। ओके, मजा आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा, बोर हो रहा है। कॉफी, शाहरुख खान बोलता है ना काफी, काफी चाहिए काफी। तो कॉफी पोर्ट किसको कहते हैं? कॉफी पोर्ट ब्राजील में स्थित सांटोस ये जगह है, उसको कॉफी पोर्ट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी जनजाति पाई जाती है? तो पिग्मी जनजाति आपकी पाई जाती है कांगो बेसिन या भूमध्य रेखीय वन में, इसको कांगो बेसिन भी कहते हैं। इसको कांगो बेसिन भी कहते हैं। ओके, और यहाँ पे ये पाई जाती है। ठीक, कालाहारी यहाँ पे कौन सी पाई जाती है? कालाहारी में पाई जाती है बुश में।
ठीक है, और सहारा में पाई जाती है बेतली। ठीक, ये वही पंपास है जिसकी भी हम पहली बात कर रहे थे। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आइसोहाइट। ये किसके लिए होती है? समान वर्षा, जहां जहां पर समान वर्षा, समान वर्षा किस प्रकार से कहेंगे? देखिए, जिन जिन शहरों में मान लीजिए वर्षा हो रही है, अब जिन जिन शहरों में मान लीजिए 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उन सभी शहरों को जोड़ के एक लाइन बनेगी, या उन जगहों को जोड़कर एक लाइन बनेगी, उसको हम क्या कहेंगे? आइसोहाइट। फिर 90 के लिए होगा, फिर 100 के लिए होगा, इस तरीके से ये बढ़ती जाएगी। तो वो समान, जहां जहां पे 100 सेंटीमीटर होगी, जहां पे 110 सेंटीमीटर होगी, तो उस प्रकार की लाइन। आइसोबार ये क्या होता है? ये संभारित होता है। संभारित यानी कि वे तत्व जिनका भार समान हो उनको संभारित कहते हैं। आइसोथर यानी समताप, समताप यानी कि जिन जिन जगहों पर तापमान समान होता हो, जैसे कि आपके मान लीजिए 21 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो वो 21 डिग्री जिस जिस शहर में होगा या जिस जिस जगह पे होगा, उस पूरी जगह को एक लाइन से जोड़ा जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? समताप रेखा। ठीक है, जहां जहां पे 20 डिग्री टेम्परेचर होगा, उसको हम क्या कहेंगे? समताप रेखा। क्लियर? आइसो है ना, इसको हम क्या कहते हैं? समलवणता। समलवणता। अब ये कहां पे होगा? समुद्र में। ठीक है, समुद्र में जहां जहां पर लवणता यानी कि सैलिनिटी की मान एक ही नंबर होगा, यानी कि मान लीजिए कहीं 30 है, तो 30 जिस जिस जगह पे समुद्र में होगा, वो एक पूरी लाइन जाएगी, उसको हम सम है क्या कहेंगे? आइसो हेलाइन या समलवणता रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक हैं कौन है? देखो यहाँ पर भी आपका जेट लग गया, जैकपॉट लग गया, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं। आपके पास ऑप्शन है विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ में। देखो बद्रीनाथ में तो नहीं मिलती, कर्णप्रयाग में भी नहीं मिलती, देवप्रयाग में मिल जाती है, विष्णुप्रयाग में नहीं मिलती। ठीक है, तो कौन कहा? अब देखो यहां पर उत्तराखंड में 5 प्रयाग है, ये 5 प्रयागों से आप बहुत इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हमने आपके लिए कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की है। तो देखो एक नदी है अलकनंदा, मैं व्हाइट कलर कर, एक नदी है जिसका नाम है अलकनंदा, और ये नदी निकलती है बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ से ये जब नदी आती है, तो जैसे ही नदी निकलती है, तो यहाँ पे एक गंगा आती है, उसका नाम है धौली गंगा। ठीक है, और जब धौली गंगा और अलकनंदा ये दोनों ही नदियां मिलती हैं, तो वहां बनता है विष्णु प्रयाग। ठीक, पॉइंट 1। अब इसको याद करने का एक तरीका और बताएंगे। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने पर उसमें नंदाकिनी नाम की एक नदी है, ये मिलती है, और ये नदी आप जब मिलती है तो वहां पे क्या बनता है? नंद प्रयाग। प्रयाग हो गया नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने पर उसमें एक पिंडार नाम की नदी मिलती है। ठीक है, और वहां पे क्या होता है? कर्ण प्रयाग। ठीक, फिर अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है, और केदारनाथ से आती है मंदाकिनी रिवर, वहां पर क्या बनता है? रुद्रप्रयाग। उसके बाद फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, और गंगोत्री से आती है भागीरथी नदी, और ये मिलते हैं देवप्रयाग में, और क्या बनता है? देवप्रयाग। और यहीं से इन दोनों नदियों के मिलने से बनती है गंगा नदी। 5 चीज समझ में आ गई। अब इसको याद करने की तकनीक, सर याद कैसे करें? देखिए पहला प्रयाग क्या है? पहला प्रयाग क्या है? पहला प्रयाग है आपका विष्णु। ठीक है,
विष्णु, विष्णु कौन है? भगवान है। भगवान के हमेशा चरण धोए जाते हैं, ठीक है, चरण धोए जाते हैं ना। तो हमने धौली गंगा से क्या किया? अब यहाँ पे एक नदी कॉमन रहेगी, कौन सी? अलकनंदा, ठीक है। पांचों प्रयागों में एक नदी कॉमन रहेगी, अलकनंदा, ठीक है। तो भगवान विष्णु के हमने चरण धोए कहां से? धौली गंगा से। ओके, विष्णु प्रयाग एक पूरा हो गया। फिर एक नंदाग्नि नदी है जिसकी वजह से नंद प्रयाग हुआ। नंदाग्नि नदी जब इससे मिलती है तो क्या बनता है? नंद प्रयाग, ठीक। अगला फिर कौन सा है? फिर है कर्ण प्रयाग, ठीक है, कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग को कैसे रखेंगे? कर्ण प्रयाग में हमने कर्ण का पिंड का दान किया, ठीक है। यहाँ पे नदी कौन सी मिलती है? पिंडा, पिंडा नदी मिलती है। कर्ण प्रयाग में हमने कर्ण के पिंड का दान किया, तो कर्ण प्रयाग। फिर कौन सा है? रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में कौन सी आ रही है? मंदाकिनी, मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी कहां से आ रही है? केदारनाथ, इसलिए वो क्या हो गई? रुद्र प्रयाग, ठीक। अगला है देवप्रयाग। देवप्रयाग में तो दोनों ही नदी मिल जाती हैं देवप्रयाग में, और वहां क्या बनता है आपका? गंगा नदी। इस बार गंगा नदी बन जाती है। गरजती 40, प्रचंड 50, चीखता 60, ये क्या है? ये वास्तव में समुद्री तूफान है, समुद्री तूफान है जो 40 डिग्री साउथ अक्षांश पे, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे जो पवनें चलती हैं उनको क्या कहते हैं? गरजती 40, ठीक है, तूफान है एक तरह से ये। फिर 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे जो पवनें चलती हैं, जो तूफान आता है, उसको कहते हैं प्रचंड 50। चीखता 60, यानी 60 डिग्री पर जो पवनें चलती हैं, पछुआ पवनें हैं, उसको कहते हैं चीखता 60। ये नाम किसने दिए हैं? ये नाम वैज्ञानिक नाम नहीं है, बेचारी ये नाविकों के द्वारा दिए गए नाम है, क्योंकि वहां पे तूफान बहुत ज्यादा आता है, इस वजह से। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरी वाला मंदिर है? तो वो सीधी सी बात, ये तो पता है, केरल में है, इस पर ज्यादा बहस नहीं। करंट भी चीज है, बहुत पुरानी है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है, भूटान से मिलती है, चीन से मिलती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करो, कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे मिलती है? चीन से मिलती है सर, बिल्कुल सही। म्यांमार से मिलती है, लेकिन नेपाल से नहीं मिलती, भूटान से भी मिलती है इसकी सीमा, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। मेघालय की सीमा, मेघालय की सीमा सर वो केवल बांग्लादेश से मिलती है, ठीक है, बांग्लादेश से, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, ठीक है, भूटान से मिलती है, और किससे? नेपाल से मिलती है, लेकिन चाइना से नहीं मिलती, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सिक्किम, सिक्किम की सीमा नेपाल से भी मिलती है, भूटान से भी मिलती है, चीन से भी मिलती है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये देखो सिक्किम का मैप है, यहाँ पे ये नेपाल है, ऊपर की तरफ चाइना है, और ये नीचे छोटा सा भूटान है। ओके, तालचेर। तालचेर एक कोयला क्षेत्र है, किस राज्य में है? तालचेर उड़ीसा का एक कोयला क्षेत्र है, यहाँ से कोयला निकाला जाता है। बेलाडीला की खदान किसके लिए फेमस है? बेलाडीला की खदान लोहा अयस्क के लिए फेमस है, यहाँ से लोहा निकाला जाता है। निम्नलिखित में से नवीनीकृत संसाधन कौन से नहीं है? कौन से नहीं है? जल ऊर्जा ये है, सूर्य की ऊर्जा है, पृथ्वी की ऊर्जा है, तो फिर कौन सा उपरोक्त में से कोई नहीं, ये होगा। जलवायु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वानस्पतिक संकेत ये तो है ही, हिमीय संकेत ये भी है, विवर्तनिक संकेत ये भी है, दीर्घकालीन परिवर्तन ये नहीं है। अब इसको हम समझेंगे
इस पॉइंट को। पहला है वनस्पतिक संकेत यानी कि फ्लोरल इंडिकेटर। देखिए जब आपके इलाके में या आपके क्षेत्र में वनस्पति में चेंजेस आने लगे तो समझ जाइए कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई आपदा आने वाली है। ठीक है, मतलब हो सकता है वो आपदा आपको इफेक्ट ना करे लेकिन आपकी जो क्षेत्र है उसको वो इफेक्ट कर सकती है। अगला है हिमीय संकेत। हिमीय संकेत जब ग्लेशियर में अचानक यानी ग्लेशियर का जो पिघलने की दर है वो अगर नॉर्मल से अधिक है तो समझ जाइए कि ग्लोबल यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। और ग्लेशियर की पिघलने की दर अगर कम है नॉर्मल से तो समझ जाइए कि आइस एज की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसलिए ये भी आपका एक संकेतक के तौर पे काम करता है। विवर्तनिक संकेत, विवर्तनिक संकेत ये हमें ये बताते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या एक्टिविटी चल रही है। जैसे कि बहुत से लोगों ने भविष्यवाणी कर रखी है, बहुत से वैज्ञानिकों ने, कि भारत में एक बहुत बड़ा भूकंप पेंडिंग पड़ा है जो आएगा, इसकी वजह से भारत में बहुत नुकसान होगा। और अन्य अन्य जगहों के लिए भी इस प्रकार की भविष्यवाणी कर रखी है। तो विवर्तनिक संकेत ये हमें इस चीज की ओर इंडिकेट करते हैं। दीर्घकालीन परिवर्तन, अगर परिवर्तन बहुत दीर्घकालीन है तो ये हमें इस चीज के लिए इशारा नहीं करता। परिवर्तन तो होता है लेकिन वो दीर्घकालीन होता है। ठीक है, जैसे जिराफ को ले लो, जिराफ की गर्दन पहले लंबी नहीं थी, अब लंबी है। ठीक है, हमारे कान जो पहले हमारे शरीर में बाल हुआ करते थे अब कम हो गए हैं। तो ये जो परिवर्तन है ये दीर्घकालीन परिवर्तन होता है। क्लियर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित क्षेत्र नहीं है? बर्मा ये है, गुजरात का तटीय क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी का तटीय क्षेत्र है। तो इनमें से कोई नहीं, सारे के सारे सुनामी से प्रभावित है। सर्वाधिक लवणता यानी कि सैलिनिटी ये कहां पाई जाती है? लाल सागर में, हिंद महासागर में, अरब सागर में, मृत सागर में। आपका आंसर है मृत सागर में। आइए कुछ आपको इंटरेस्टिंग दिखाते हैं। ये स्तर है, देखने में तो मुझे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लग रहे हैं, बाकी आप लोग जिसको जो लगे बता देना, मुझे तो जेलेंस्की लग रहे हैं। तो ये स्तर जो है ये देखिए अखबार पढ़ रहे हैं, बिना किसी तैर नहीं रहे हैं ये समुद्र पानी के अंदर। तो मृत सागर में इतनी लवणता होती है कि आप आराम से जाकर लेट जाइए, ऑटोमेटिक तैरते रहेंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो पानी है ना ये आपकी आंखों में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपकी आंखें डैमेज हो सकती हैं। और दूसरी चीज, इस मृत सागर में नहाने के बाद आपको दोबारा भी नहाना पड़ेगा क्योंकि इतना नमक है कि पूरा आपकी बॉडी पर चिपक जाता है। कभी घूमने जाएंगे तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। सही आंसर है। पॉलीग्राफ क्या होता है? पॉलीग्राफ वही मशीन है जो आप टीवी या सीरियल या फिल्म में देखते होंगे, सर मैं इसका लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवाना चाहता हूं, उसी मशीन को कहते हैं पॉलीग्राफ। ठीक। हाइड्रोग्राफी, हाइड्रोग्राफी ये घनत्व मापने के काम में आता है, पदार्थ का घनत्व। बैरोमीटर ये वायु दाब मापने के काम में आता है। मैं लिख देता हूं, झूठ पकड़ने वाली मशीन। ठीक है, ये घनत्व को मापती है, घनत्व। ये वायु दाब, ये वायु दाब को मापती है। देखो ये है सिस्मोग्राफ और ये एक पेन है जिसमें स्याही भरी होती है। इसमें हल्का सा भी अगर कंपन होता है, ये स्याही मटकने या इसमें कंपन होने लगता है, तो ये कुछ इस प्रकार की जो है रेखाएं बनाती है। जितना तेजी से कंपन होगा अर्थक्वेक का उतना ही ये
उसमें विचलन ज्यादा होगा। जितना स्लो होगा उतनी ही कम ऐसे ऐसे करेगी, जितना ज्यादा होगा उतनी ही ऐसे ऐसे होगी। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए फेमस है? देखो भाई, मेरे लिए तो है हीरा, आप लोगों के लिए भी यही आंसर है, आप लोगों के लिए कोई अलग से नहीं आया। जवाहरलाल सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा पे नहीं है, चंबल पे है, इसी पे है, ताप्ती पे नहीं है, माही पे नहीं है, ठीक है। वो फ्लो फ्लो में निकल जाता है, क्या है, मैं सोचता हूँ आंसर लास्ट में है, ये ध्यान आता नहीं, ये तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन व्यापारिक फसल नहीं है? तो देखिए, सबसे अच्छी बात है, किसी भी फसल को मत बेचो, वो व्यापारिक नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए आंसर, गवर्नमेंट ये चीज नहीं मानती ना, तो गवर्नमेंट नहीं मानती इसलिए हमें भी मानना पड़ेगा। बाजरा एक ऐसी फसल है जिसे हम व्यापारिक नहीं मानते, गन्ना एक व्यापारिक फसल है, कपास एक व्यापारिक है, भाई साहब कपास व्यापारिक है, और केला भी एक व्यापारिक फसल है। ओके, केला के गार्डन होते हैं बाकायदा, ठीक है। बाजरा एक व्यापारिक फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आंसी राष्ट्रीय उद्यान, आंसी नेशनल पार्क कर्नाटक में है, बिल्कुल सर है। बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, यस सर। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, नहीं सर, ये बगल में नहीं है, हमारे बगल में नहीं है, मतलब यूपी, कुछ दिन तो गुजारी उत्तर प्रदेश में। हेमंत राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। ओके, मजा आ रहा है? नहीं सर, बहुत बोरिंग लग रहा है। खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार। क्यों बाकी पठार नहीं माने जाएंगे? नहीं सर, बाकी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे खनिज प्राप्त होते हैं। मिजोरम में फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से, अन्य नाम से भी जाना जाता है? काला पर्वत उद्यान, नीला पर्वत उद्यान, पीला पर्वत उद्यान, मिजो हिल्स उद्यान। सही उत्तर है आपका नीला पर्वत उद्यान, ठीक है। ब्लू माउंटेन्स, ब्लू माउंटेन ये मिजोरम की सबसे हाईएस्ट चोटी है, ठीक है। नीला पर्वत, ठीक है, या ब्लू माउंटेन्स, ये हाईएस्ट पीक है मिजोरम की। ओके, ये हाईएस्ट पीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, ब्लू माउंटेन्स कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो अमेरिका में भी बहुत सारी माउंटेन्स हैं जो कलर के नाम पे हैं, लेकिन बेचारी ब्लू रंग हमारे पास रह गया, बाकी कुछ व्हाइट ब्लैक वो अमेरिका के पास है। इस बात का ध्यान रखना, जब मैपिंग पढ़ेंगे ना तो वहां पे ये चीज आएगी। कौन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्वत शिखर महाद्वीप। क्या किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका में है? हाँ सर। माउंट मैककिनले उत्तरी अमेरिका में है? यस सर। माउंट एल्ब्रुस एशिया में है? नहीं सर। तो कहाँ है ये? अटलांटिक नहीं सॉरी, अंटार्कटिका में है। माउंट एक्चुंगा दक्षिण अमेरिका में? यस सर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो ये आपके सामने ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मध्य प्रदेश, पंजाब। कौन सा इसका सही आंसर है? तो देखिए, इसका सही आंसर है आपका नागालैंड। नागालैंड की जो दर रही है वो है 0.58%। यहां तक क्लियर है? उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की जो दर रही है वो है आपकी 18.2%। मध्य प्रदेश की रही है 20.3%। पंजाब की रही है आपकी 13.5%। 13 है, 5 में थोड़ा मुझे कंफ्यूजन आ रहा है।
कौन सा मरुस्थल क्षेत्र है? गंगा में मरुस्थल, गंगा क्षेत्र में कहीं मरुस्थल मिलता है? नहीं सर। असम में मिलता है? नहीं सर। मध्य भारत में नहीं मिलता। सिंधु क्षेत्र में हमें रेगिस्तान देखने को मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। गोदावरी ये सेकंड नंबर का बेसिन है और फर्स्ट नंबर पे है गंगा। ओके गुड। पाक जल डमरू किनके मध्य स्थित है? इसका आंसर आपको पता है, जैकपॉट लग गया आपका। और हमारा आंसर है भारत और श्रीलंका। इससे पहले हम बात कर चुके हैं। कमेंट बॉक्स में बताते जाना। ये देखो सामने आपको दिख रहा होगा, ये है पाक जल डमरू, ठीक है, या पाक स्ट्रेट। ये है आपकी गल्फ ऑफ मन्नार और ये इसको बोलते हैं पाक जल डमरू, ये इस वाले को। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। कितनी है? याद करने में सबसे बढ़िया 25 किलोमीटर, ठीक है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की दक्षिण क्या चल रहा है? भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? नीलगिरी है सर। दक्षिण तो है लेकिन दक्षिणतम नहीं है, है कि नहीं? अगला कौन सा है? अन्नामलाई। अन्नामलाई भी सर दक्षिण में है लेकिन दक्षिणतम नहीं है। फिर है सर कार्डेमम। हाँ सर ये है सर कार्डेमम आपकी दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। ओके मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो यहाँ पे ये आपको दिखेगा सामने मैप, और ये वाली जो श्रेणी आप देख रहे हो, ये वाली, इसी को बोलते हैं कार्डेमम। कार्डेमम, इसका एक नाम और है इलायची, ठीक है। इलायची की पहाड़ी। क्यों कहा जाता है इसको इलायची की पहाड़ी? इसलिए कहा जाता है इलायची की पहाड़ी क्योंकि इस पहाड़ी पर अच्छी क्वालिटी की इलायची का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इस पूरी पहाड़ी का ही नाम इलायची के नाम पे रख दिया गया है, ठीक है। कार्डेमम, कार्डेमम इंग्लिश में बोला जाता है इलायची को। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स एक निम्न वायुदाब पेटी है। ये कहां पाई जाती है? व्यापारिक और पछुआ पवनों के बीच में सर? नो सर, गलत जवाब। पछुआ और ध्रुवीय पवनों के बीच में? नहीं सर, ये भी नहीं है। ध्रुवों के समीप क्षेत्र में, अरे वाह सर, ध्रुवीय भूमध्य रेखा, हाँ सर यही पाया जाता है ये। अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ खास चीज जो आपने शायद अभी तक ना देखा हो। देखो ये मैप को आपने देखा होगा ITCZ का। अब हम आते हैं इस मैप पे रियल में। ये फोटो आपको, इस फोटो के लिए हम नासा को धन्यवाद देना चाहेंगे, ये उनकी ही देन है। यहाँ अगर आप देखोगे कुछ आपको क्लाउड दिख रहे होंगे एक लाइन में, यही वो क्लाउड है, यानी ITCZ जिसे हम देख सकते हैं। इस चीज को हम नहीं देख पाएंगे, कभी भी नहीं देख पाएंगे, लेकिन स्पेस से ये जो क्लाउड का पैटर्न है, ये वो पैटर्न बताता है कि इसी जगह पे आपका ITCZ अभी स्थित है। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? क्या मिलता? मध्य प्रदेश करते हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। कर्नाटक नहीं, आंध्र प्रदेश नहीं, यूपी बिल्कुल सही जवाब। यूपी है भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का राज्य जो सबसे अधिक राज्यों की सीमा को छूता है। नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, नंबर 3 हरियाणा, नंबर 4 दिल्ली, उसके बाद नंबर 5 अपना है राजस्थान का, नंबर 6 MP, उसके बाद नंबर 7 छत्तीसगढ़, नंबर 8 झारखंड, नंबर 9 बिहार, ठीक है। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है?
ठीक है, कौन सी भ्रंश घाटी नहीं है? सोन घाटी एक भ्रंश घाटी है, यस सर। नर्मदा घाटी है, हाँ सर सभी को पता है भाई, ये तो सबको पता है कि नर्मदा एक भ्रंश घाटी है। ताप्ती, यस सर ये भी है, वो बगल में ही इसने जगह बना रखी, वो बगल में ही पड़ोसी है नर्मदा की। हाँ सर। चंबल की घाटी नहीं है, चंबल की घाटी एक भ्रंश घाटी नहीं है। यहां तक क्लियर रहेगा? मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर याद ही है तो तुम्हें याद है, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, महादेव श्रेणी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? ठीक है, अब चंबल की सारी नदियों को याद करना। छिप्रा मिलती है, काली सिंध मिलती है, बेतवा नहीं मिलती। ठीक है, पार्वती मिलती है। मलाज खंड किस खनिज से संबंधित है? लिग्नाइट कोयले से संबंधित है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तांबे से संबंधित है? हाँ, ये तांबे से संबंधित है। हीरा भी नहीं है, ये भी नहीं है। मलाज खंड की खदान कहाँ पे है? मलाज खंड की खदान है आपकी छिंदवाड़ा में, तांबे के लिए बहुत फेमस, एशिया की सबसे बड़ी खदान है। सतपुड़ा क्षेत्र में निम्नलिखित श्रेणियों में से पश्चिम से पूरब की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला, ये ओपन वाली खदान है, ठीक है, उनकी स्थिति को दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? मतलब यहाँ पे हमें सतपुड़ा की पहाड़ी दी गई है, उनका हमें पश्चिम से पूरब की तरफ का क्रम ध्यान देना है। तो देखिए इसका आंसर है ए बड़वानी, ये पश्चिम में है, फिर महादेव आ जाएगी, फिर मैकल आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? घाटी यानी कि रिवाइन, हम बात कर रहे हैं बीहड़ की। कौन है? चंबल। बीहड़ के लिए एक ही आदमी फेमस है, एक ही नदी फेमस है। मध्य प्रदेश को किस राज्य की सीमा नहीं छूती? तो भाई मध्य प्रदेश राजस्थान से बॉर्डर लगाता है, यस सर। गुजरात से, हाँ। झारखंड के साथ कभी एक जमाने में लगता था जब मध्य प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था, तब सर आप तो गलत बोल गए। यस सर मैंने गलत ही बोला है, तब झारखंड भी नहीं हुआ करता था, उस समय एक बिहार नाम का राज्य था जिसके साथ सीमा लगती थी। तो मध्य प्रदेश के बंटवारे के साथ उसका भी बंटवारा हो गया, और इस तरह से मध्य प्रदेश की सीमा झारखंड से कभी नहीं लगती। बोर हो रहे हो? कुछ तो जवाब चाहिए। कौन सा समूहन सही नहीं है? ओके, सही नहीं है। टेलीग्राफ का पट्टा कहां पे है? हिंद महासागर में? नहीं है भैया, यही हमारा आंसर है। सब पहले ही ऑप्शन आंसर मिल गया। कोको कटक प्रशांत महासागर में है क्या? बेलविस कटक अंध महासागर में है, अबुल खास कटक हिंद महासागर में। यहां तक ठीक है? इन महासागरों यानी ये जो कटक है ना या पठार है, हिल्स हैं, इनको हम मैप पे देखेंगे, इनको हम मैप पे देखेंगे कि ये कहाँ है, इनकी लोकेशन देखेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे अटलांटिक ओशन, हिंद महासागर को और टेलीग्राफ, ये क्या नाम है, हिंद महासागर को, एक मिनट, ओके, हाँ, और ये टेलीग्राफ के पठार को, इसको दिखाऊंगा आपको। तो देखिए यूरोप में, और आपको ध्यान हो, यूरोप है, नीचे आपका अफ्रीका हो गया, तो यहाँ पे, और ये आपका क्या हो गया, ग्रीनलैंड, जी है। यहाँ पे जो पठार पाया जाता है इसी को बोलते हैं टेलीग्राफ का पठार, ओके, अटलांटिक ओशन में, ठीक। अब आते हैं फिर बेलविस कटक पे। बेलविस कटक अफ्रीका, नीचे अफ्रीका में यहाँ पे kalahari डेजर्ट के पास एक कटक है, इसको ही बेलविस कटक कहते हैं, ठीक है, बेलविस कटक अफ्रीका में, ओके। अब आते हैं इंडियन ओशन में, तो इंडियन ओशन में तो यहीं पे है अगुल घास कटक, यहाँ पे ये है अगुल घास कटक, एसी। अब आते हैं पैसिफिक ओशन में।
पैसिफिक ओशन में जहां पे साउथ अमेरिका और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये दोनों मिलते हैं पैसिफिक ओशन में। तो यहाँ पे कोकोस जो है, कोको रेंज है या कोको प्लेट है, वहीं पे आपको ये वाला कटक मिल जाएगा, कौन है, कोको कटक, कोको कटक। ठीक, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कपिलधारा है, भालकुंड नहीं है। भालकुंड जलप्रपात बेतवा की सहायक नदी है, उस पर स्थित है। ठीक है, बीना बीना नदी है उस पर। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून, क्योंकि सबसे दूर है इसलिए। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? सबसे गर्म बुध हो जाएगा। ठीक है, जुपिटर ये सबसे बड़ा है, बड़ा है। नेपच्यून ठंडा है, ये सबसे कम घनत्व, कम घनत्व, इसलिए सबसे कम भार या हल्का, सबसे हल्का। ठीक है, मार्स इसको तो लाल ग्रह कहते हैं, जिस पे अब इंसान की नजर है कि हम जाएंगे, इसका पर कॉलोनी बसाएंगे। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या महाराष्ट्र? नहीं सर। केरल? नहीं सर। गुजरात? यस सर। तो शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें शाहरुख खान का नाम था रईस, रईस ऐसे कुछ नाम था आई थिंक। उसमें वो कहती है, उसमें स्कूल का सीन आता है जिसमें शाहरुख खान, मतलब उसमें वो बोलता है कि मैम कहती हैं, उसकी स्कूल टीचर कहती हैं कि मैम सही बताती थी, जब वो स्मरण करके आता है कि मैम सही बताती थी, गुजरात की सीमा सबसे लंबी है। तो अब हम आपको पूरे ही स्टेट्स के नाम बता देंगे कि कौन किसकी सीमा कितनी लंबी है। देखिए, गुजरात, इसकी सीमा सबसे लंबी है, कितनी है? गुजरात की सीमा है 3340 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे आपका आता है तमिलनाडु, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, चौथे पे है महाराष्ट्र, पांचवें पे है आपका वेस्ट ऑफ बंगाल, ठीक है, छठवें पे है आपका केरल, सातवें पे उड़ीसा, आठवें पे कर्नाटक, नौवें पे गोवा। चिल्का झील कहाँ स्थित है या किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में सर, गलती से भी नहीं है। चिल्का झील कैसी? लैंगून झील है। आंध्र प्रदेश में नहीं सर, यहाँ पे भी नहीं है। उड़ीसा में यस सर, यही पे है। तो चिल्का झील अगर आप देखोगे, भारत का मैप देखोगे, तो यहाँ पे उड़ीसा में एक चिल्का झील है जिसे लैंगून झील कहते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील है। ठीक है, नेक्स्ट, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पे है? कश्मीर में नहीं है, नेपाल में नहीं है, सिक्किम में यस सर, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है। तो कंचनजंगा कहाँ पे है? हिमाचल नहीं, सिक्किम में। कर्क रेखा गुजरती है किससे? एमपी से निकलती है, हाँ सर। त्रिपुरा से यस सर, मिजोरम से यस सर। तो इनमें से तीनों ही आंसर हो जाएंगे। अब कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। एक का नाम है गुजरात, दूसरे का राजस्थान, तीसरे का मध्य प्रदेश, चौथे का छत्तीसगढ़, पांचवें का झारखंड, छठे का पश्चिम बंगाल, सातवें का त्रिपुरा और आठवें का मिजोरम। डरबन नगर कहाँ पे स्थित है? डरबन नगर दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये एक पोर्ट है जहां से व्यापारिक काम किया जाता है या व्यापारिक जहाज वगैरह जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? देखो, 2 ही नदी हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। बहुत सारे क्वेश्चन वाला लकी जैकपॉट लग रहा है। हंता स्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण है। माही नदी नहीं सर, ये नहीं है। घग्गर नदी सही है, नर्मदा गलत है, कृष्णा गलत है। घग्गर नदी
एक ऐसी नदी है जो अरावली पर्वत से निकलती है राजस्थान में, बाद में गुजरात में जाती है, गुजरात में जो कच्छ का रण है वहां जाके वो खो जाती है। अब अंतःस्थलीय अपवहन का मतलब क्या होता है? अंतःस्थलीय अपवहन का मतलब होता है कि वे नदियां जो समुद्र से कभी ना मिले, समुद्र से कभी ना मिले। ओके, ये होता है। अब सर एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि सर आपने कहा कि वे नदियां जो समुद्र से कभी ना मिले, तो सर बहुत सारी नदियां हैं, जैसे हमारे यहाँ चंबल हो गई, क्षिप्रा हो गई, बेतवा हो गई, ये कभी समुद्र से नहीं मिलती, ये समुद्र से मिलती हैं। इनका पानी, मतलब कहने का मतलब है वे नदियां जिनका पानी कभी समुद्र में ना गिरे या समुद्र में ना जाए, उन्हें अंतःस्थलीय नदियां कहती हैं। चंबल, क्षिप्रा, बेतवा, इन सभी नदियों का पानी यमुना से होते हुए गंगा, गंगा से सीधा समुद्र की बंगाल की खाड़ी में जाता है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों या श्रृंखला के बीच में स्थित है? तो आपका आंसर है कि नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल, इन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। ये देखिए, ये है नर्मदा नदी, ऊपर है आपका विंध्याचल रेंज, नीचे है सतपुड़ा रेंज, और ये जाती है यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिर जाती है। यहाँ पे ये अमरकंटक से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? सीधी सी बात है, नहीं, धनुष का उदाहरण नहीं है, धनुष घाटी, धनुष घाटी का उदाहरण है। और इसी के साथ सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मैराथन के, और अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लेंगे अभी नेक्स्ट नए नए क्वेश्चंस जो स्टेट पीसीएस और अन पीसीएस और यूपीएससी में पूछे गए हैं। अभी थोड़े सरल क्वेश्चन रखे हैं, पहला मैराथन था इसलिए इजी रखे गए थे। अब जो क्वेश्चन होंगे उनके लेवल को मैं बढ़ाऊंगा, तो तैयार रहिएगा, पढ़ के आइएगा, मजा आएगा नेक्स्ट मैराथन में। जय हिंद, जय भारत।